हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रोज़न डिज़र्ट। फ्रोज़न डिज़र्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, ऐसे स्वीट्स जिनको कि फ्रीज़ करके रखा जाता है। उन्हीं में से एक आइसक्रीम भी है जिसको कि हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कुछ और फ्रोज़न डिज़र्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रोज़न डिज़र्ट्स में सबसे पहला नाम आइसक्रीम का ही आता है। तो आइसक्रीम हम कह सकते हैं कि जैसे फ्रोज़न डिज़र्ट्स का एक बेस हो जाता है, जिसको कि पढ़ना कंपलसरी हो ही जाता है। इसीलिए हमने इसको डिटेल में भी पढ़ा है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखी है, एक ब्रीफ ओवरव्यू रखा है सिर्फ आइसक्रीम का, ताकि आप चीज़ों को वहाँ से कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है मोस्ट ऑफ द टाइम आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग से होके ही जाती है। तो ये सिर्फ एक स्लाइड है जिसमें कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हुई हैं मैंने, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सो पहला है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम। द मेथड ऑफ आइसक्रीम मेकिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 phases। 2 फेज में होती है। पहली है आइसक्रीम मिक्स प्रिपरेशन और दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम मिक्स। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग रखी है। डिटेल्ड स्टडी के लिए आप प्रीवियस लेक्चर पे स्विच कर सकते हैं। फॉर मिक्स प्रिपरेशन, फर्स्टली ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस पे सारे ही जो जो चीज़ों को ऐड करना है आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम डिसाइड। जैसी आइसक्रीम आप चाहते हैं वैसी वैसी चीज़ें आप पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में the selected ingredients are then proportioned, blended together, pasteurized, homogenized, cooled and then kept for aging। ये सारी प्रोसेसेस ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं इन पे, क्योंकि अगर आप डिटेल में ही पढ़ना चाहते हैं तो पुराने लेक्चर को देखिए। Properly aged mix is then frozen in ice cream freezers, packaged in containers of desired size and kept for hardening। ये तो होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम। लेकिन ये जो चीज़ें थी, जो किस तरीके से इनकी पैकेजिंग होती है, क्या क्या किया जाता है, इसी तरीके से और भी फ्रोज़न डिज़र्ट्स में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जितने भी फ्रोज़न डिज़र्ट्स होते हैं उनके लिए क्या करना रहता है, सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आइसक्रीम मिक्स को तैयार करते हैं। आइसक्रीम मिक्स को देन ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंडिंग के बाद में पास्चराइजेशन होता है। पास्चराइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक बैच, एक कंटिन्यूअस। 2 तरीके के कल्चर में। बैच कल्चर में टेम्परेचर होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कैरी किया जाता है 30 मिनट के लिए। लेकिन अगर बात करें कंटिन्यूअस कल्चर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 25 सेकेंड्स के लिए ही पास्चराइज किया जाता है। नेक्स्ट आती है प्रोसेस होमोजेनाइजेशन की। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ये पूरा मेथड हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो इस मेथड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, 2 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में 2500 psi होता है, सेकेंड स्टेज में 500 psi होता है। होमोजेनाइजेशन के बाद की प्रोसेस होती है कूलिंग। कूलिंग में इसको 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर तक कूल किया जाता है और उसके बाद में एजिंग की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। एजिंग की प्रोसेस में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं और उसके बाद में मिक्सचर को फ्रीज होने के लिए रखा जाता है। फ्रीजिंग का टेम्परेचर -4 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और फ्रीजिंग के बाद में इसको पैकेज्ड कर दिया जाता है। पैकेजिंग के बाद में इसको हार्डनिंग के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आइसक्रीम आपने बनाई है उसको आप पहले हार्ड नहीं करेंगे। हार्ड आपको बाद में करना है, पहले आपको उसे पैक करना है। क्योंकि बाकी जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर जब बनके एकदम प्रॉपरली रेडी हो जाते हैं उसके बाद में इनको पैक किया जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ आइसक्रीम पैकिंग पहले होती है और उसके बाद में उनकी हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग के लिए टेम्परेचर लिया जाता है -23 टू -29 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद में फाइनली इसको स्टोर करके रख दिया जाता है।
अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। Selection of good quality ingredients is a prerequisite for making good quality ice cream. अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम को बनाने के लिए ingredients का selection must है। Ingredients for ice cream making can be divided into two groups, namely dairy ingredients and non-dairy ingredients. Dairy and non-dairy ingredients भी हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट है और आप सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर से ज़रूर देख लीजिए। अब आता है फॉर्मुलेशन कैसे होता है आइसक्रीम मिक्स का। फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी आइसक्रीम एंड ऑल्सो टू conform to legal standards, composition of ice cream mix is decided, and according to the desired composition, quantity of different dairy and non-dairy ingredients is calculated. अच्छी क्वालिटी की जो फ्रोज़न डिज़र्ट है उसे बनाने के लिए आपको कंपोजिशन डिसाइड करना होता है, और जो आपको जिस टाइप का चाहिए होता है प्रोडक्ट, जिसमें जितना भी नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स पड़ना है और डेयरी इंग्रेडिएंट्स कितना पड़ना है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद में ही प्रॉपरली मेथड को आगे फॉलो किया जाता है। जो इंग्रेडिएंट्स आप मिक्स कर रहे हैं वो ऐसे ही किसी चीज़ से कैलकुलेट नहीं होते, उनको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को डेवलप किया गया है। क्योंकि जो भी चीज़ें आप खाते हैं उन सारी चीज़ों में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनमें ऐसे ही नहीं मिक्स कर दिया जाता है कि हाँ इतना अमाउंट लिया ये मिक्स कर दिया उतना वो, कुछ भी नहीं किया जाता है। इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, फार्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से कैलकुलेट करके तब इसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं। इंग्रेडिएंट्स को मेज़र करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा मेथड है पर्सन स्क्वायर मेथड, पियर्सन स्क्वायर मेथड, तीसरा है सीरम पॉइंट मेथड, चौथा है कंप्यूटर डेवलप्ड फॉर्मुलेशंस एंड पांचवा है फार्मूला टेबल्स और ग्राफिक मेथड्स। आप देख सकते हैं कितने अलग अलग तरीके से मेथड्स को डिज़ाइन किया गया है जिनकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हैं, जो भी पर्टिकुलर आप फ्रोज़न डिज़र्ट को बनाने जा रहे हैं। अब ब्लेंडिंग की प्रोसेस आती है। ब्लेंडिंग किस तरीके से होती है? ब्लेंडिंग ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स इज डन इन वैट। ये एक तरीके से ब्लेंडर होता है जिसमें कि आप सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, which is equipped with agitators and has provision for heating। इसमें एजिटेटर होता है और अलग अलग प्रोविजंस जो भी हीटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ वैट। नेक्स्ट क्या होता है? ब्लेंडिंग तो हो गई, मिक्स को प्रॉपरली मिक्स कर लिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन होता है मिक्स का, जो भी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं उनका। पाश्चराइजेशन इज डन टू डिस्ट्रॉय ऑल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द मिक्स। पाश्चराइजेशन का काम ही होता है स्टरलाइजेशन का, ताकि जो भी माइक्रोब्स है, जो कोई पैथोजन है या कोई भी फॉरेन एलिमेंट ऐसा आ गया है जो कि आगे चल के हार्म पहुंचा सकता है, तो उसको हटाने के लिए ही पाश्चराइजेशन की प्रोसेस की जाती है। सो एज टू रेंडर द फाइनल प्रोडक्ट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सेफ हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए। पाश्चराइजेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि इट रेंडर्स द मिक्स इंटायरली फ्री ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो भी मिक्स आपने बनाया है सारे इंग्रेडिएंट्स को, ये उसको फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कर देता है। ये उसको इस तरीके से स्टरलाइज करता है कि सारे ही जो भी डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी बिना ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, हार्मफुल हैं, उन सबको ये पूरी तरीके से मिक्स से हटा देता है।
अगला एडवांटेज है इट हेल्प्स इन ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मिक्स। मिक्स के इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करने में भी इसकी हेल्प होती है। जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस होती है, आप कह सकते हैं कि जब ब्लेंडिंग ब्लेंडर में अलग से ही हो रही है तो इसका क्या रोल है? जी नहीं, इसका भी रोल होता है पास्चराइजेशन का इन द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग। अगला है इट इम्प्रूव्स फ्लेवर। ये फ्लेवर को भी इम्प्रूव करता है। क्या ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है, ये फ्लेवर को भी इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव्स कीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस अ मोर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। अब इस चीज़ का क्या मतलब है यूनिफॉर्म प्रोडक्ट? जी, जब ये ब्लेंडिंग में हेल्प कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है, ब्लेंडिंग का मतलब ही होता है चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना। और जब चीज़ें अच्छे से मिक्स होती हैं तो चीज़ें यूनिफॉर्म तो हो ही जाती हैं, एकदम से स्मूथ हो जाती हैं, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं प्रॉपरली। तो यही ये करता है जब ये ब्लेंडिंग की प्रोसेस करता है। हम कह सकते हैं ये वाला जो एडवांटेज है सेकंड वाला, ये इसी का आगे चल के उसका जो रिजल्ट है वो बताया गया है। अगला स्टेप आता है होमोजेनाइजेशन ऑफ मिक्स। पास्चराइजेशन की प्रोसेस हो गई है, अब आती है होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस। अब क्या मतलब होता है होमोजेनाइजेशन का? Homogenization is an important step in cream for making permanent emulsion of fat. Homogenization एक ऐसा स्टेप होता है जो कि इमल्सन करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस में ये हेल्प करता है। Two stage homogenization is usually preferred for ice cream mix. आइसक्रीम मिक्स के लिए टू स्टेज होमोजेनाइजेशन को प्रेफर किया जाता है। होमोजेनाइजेशन में भी कई स्टेजेस होती हैं और डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप होमोजेनाइज कर रहे हैं, कितना स्मूथ टेक्सचर आपको चाहिए है, उसी के हिसाब से होमोजेनाइजेशन की भी प्रोसेस को कैरी किया जाता है। इसके अलावा इसमें किया क्या जाता है, क्लम्पिंग और क्लस्टरिंग ऑफ द फैट इज रिड्यूस्ड। होमोजेनाइजेशन में जो क्लम्पिंग है, क्लम्पिंग का मतलब कहीं पे बहुत सारा मास अगर एक जगह पे इकट्ठा है, या फिर क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग का भी मतलब यही होता है कि चीज़ें एक साथ में क्लस्टर अगर हो गई हैं तो उनको रिमूव किया जाता है। और ये क्लम्पिंग क्लस्टरिंग देखिए किस केस में जाती है, इन द केस ऑफ फैट। जो फैट है एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है तो उसको होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस की मदद से रिड्यूस कर दिया जाता है, thereby producing a thinner, more rapidly whipped mix। इसकी वजह से बहुत ही थिन, बहुत ही पतला और बहुत विप्ड क्रीम, आप सभी जानते होंगे जो कि केक वगैरह में लगी होती है, वो क्रीम विप्ड क्रीम होती है। तो कुछ वैसा ही टेक्सचर ये होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू मिल जाता है। मेल्ट डाउन प्रॉपर्टी ऑफ आइसक्रीम इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। आइसक्रीम की मेल्ट डाउन प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव हो जाती है यहाँ से। अगला स्टेप होता है कूलिंग। कूलिंग की क्या कंडीशंस है यहाँ पे, कूलिंग द मिक्स। मिक्स शुड बी कूल्ड इमीडिएटली आफ्टर होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस के तुरंत बाद में मिक्स को कूल किया जाता है। और कूलिंग किस टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे इसको होमोजेनाइज किया जाता है एंड हेल्ड एट द सेम टेम्परेचर अंटिल यूज। अब इसको तब तक इस टेम्परेचर पे रखा जाता है जब तक कि इसका यूज ना हो। अगला आता है एजिंग द मिक्स। एजिंग का मतलब होता है द मिक्स इज देन एज्ड फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए इसको एज्ड किया जाता है, मतलब कि इसको प्रॉपरली छोड़ दिया जाता है ताकि ये सेट हो सके। एंड यूजुअली ओवरनाइट, लगभग ऐसा भी होता है कि पूरी पूरी रात के लिए इसको एजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला आता है फ्रीजिंग।
Ice cream mix after cooling and aging is frozen in ice cream freezers. आइसक्रीम मिक्स जो है उसके बाद में आइसक्रीम फ्रीजर्स में इसको फ्रीज किया जाता है। आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे तो नहीं ऑब्वियसली यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आइसक्रीम फ्रीजर्स का यूज़ किया जाता है जहाँ पे उनको प्रॉपरली स्टोर करके फ्रीज करके रखा जा सके। अगला आता है स्टोरेज। द आइसक्रीम शुड बी स्टोर्ड इन अ डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में इसको स्टोर करके रखा जा रहा है एट -18 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप टेम्परेचर देख सकते हैं कितना नैरो रेंज टेम्परेचर लिया गया है इसको फ्रीज करने के लिए। अब आते हैं आइसक्रीम के अलावा कुछ अदर फ्रोजन डिज़र्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा ये प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन ही था, क्योंकि वहाँ पे हमने एक ओवरव्यू देखा था आइसक्रीम के मेथड का, जो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर था तो एक में कवर करना मुश्किल चीज़ें थी इसकी, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ अदर फ्रोजन डिज़र्ट आइसक्रीम के अलावा भी जो होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। पहला है फ्रोजन योगर्ट। Frozen yogurt is a type of frozen dessert wherein yogurt is prepared first. It is mixed with ice cream mix in a definite proportion. इसमें क्या होता है, पहले योगर्ट को प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद में इस योगर्ट को मिक्स किया जाता है आइसक्रीम मिक्स के साथ में। देखिएगा आइसक्रीम कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको फिर आइसक्रीम के बाद में ही आगे प्रोसीड किया जाता है। अब इसको मिक्स करने के बाद में इसमें एडिशन किया जाता है शुगर, फ्रूट्स, कलर एंड फ्लेवर। ये सारी चीज़ें इसके अलावा भी, और जैसा फ्लेवर चाहते हैं, जैसी चीज़ चाहते हैं उस तरीके से चीज़ों का एडिशन होता है। एंड देन द मिक्स फ्रोजन इन द सेम मैनर एज आइसक्रीम। इसका भी जो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, जैसे कि आइसक्रीम को फ्रीज किया जाता है उसी तरीके से इस मिक्स को भी फ्रीज करते हैं। द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अ फ्रोजन फर्मेंटेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनके रेडी होता है वो फ्रोजन फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, हैविंग कंसिस्टेंसी सिमिलर टू आइसक्रीम। इसकी भी कंसिस्टेंसी आइसक्रीम के बराबर ही होती है। नेक्स्ट आता है कुल्फी। कुल्फ़ी इज़ अ ट्रेडिशनल फ्रोज़न डेयरी प्रोडक्ट। कुल्फ़ी तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो यूज़ होने वाला कोई भी डिज़र्ट है उसमें कुल्फ़ी ही आता है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल डिज़र्ट भी बोला जाता है। प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंसनट्रेटिंग मिल्क अबाउट 2 folds। मिल्क को कंसनट्रेट करके इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय कंटिन्यूअस हीटिंग। लगातार हीट किया जाता है इसको। एडिशन ऑफ शुगर, नट्स एटसेट्रा। अब जो भी चीज़ें आप चाहते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिलिंग द मिक्स इन मोल्ड्स एंड फ्रीजिंग इन आइस एंड सॉल्ट मिक्सचर। अब इसको मिक्स किया जाता है मोल्ड्स के साथ में, और मिक्स करके फिर इसमें साल्ट का भी एडिशन होता है अगर डिज़ायर्ड हो तो, और उसके बाद में इसको फ्रीज कर लिया जाता है। नेक्स्ट डिज़र्ट है सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम। सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम पॉपुलरली नोन एज सॉफ्टी। इसको सॉफ्टी आप सबने ज़रूर खाई होगी। सॉफ्टी को ही सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम बोला जाता है। एंड इट इज़ अनदर वेरिएंट ऑफ फ्रोज़न डिज़र्ट। ये भी फ्रोज़न डिज़र्ट का ही एक वेरिएंट है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर इज सिमिलर टू आइसक्रीम। इसका जो मैन्युफैक्चर का मेथड है वो आइसक्रीम जैसा ही है, सिमिलर है। एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट हार्डन्ड बिफोर कंजप्शन। इसको पहले से हार्ड करके नहीं रखा जाता है। यही एक डिफरेंस आता है सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम का, सॉफ्टी का, जो आप सॉफ्टी बता रहे हैं उसका आइसक्रीम के साथ में।
आगे आता है बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में कुछ डिफेक्ट आते हैं जो आइसक्रीम की बॉडी को, आइसक्रीम के टेक्सचर को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम वही डिफेक्ट्स को देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आइसक्रीम बॉडी एंड आइसक्रीम टेक्सचर को। पहला है कोर्स और आइसी टेक्सचर। कोर्स और आइसी टेक्सचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल्स। अब देखिए बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर आप आइसक्रीम को फ्रीज कर रहे हैं और उसमें आइस के क्रिस्टल्स बने रह जाएं तो क्या आइसक्रीम को आप प्रॉपर्ली अच्छे से खा पाएंगे? ये डिफेक्ट होता है कोर्स और आइसी टेक्सचर डिफेक्ट। इसमें होता है आइस क्रिस्टल ऑफ बिगर साइज दैट मेक देम आर नोटिसेबल। ऐसे इतने बड़े साइज के आइस के क्रिस्टल्स हो जाते हैं जो कि आप जिनको बाहर से पहचान सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। When the ice cream is eaten, जब आइसक्रीम को खाते हैं उस समय पे आप इजिली पहचान सकते हैं कि इसमें आइस के क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। ऑप्टिमम आइस क्रिस्टल साइज इन आइसक्रीम रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 माइक्रोन्स। 20 से 50 माइक्रोन तक का आइस क्रिस्टल का साइज होता है, लेकिन डिफेक्ट की वजह से ये साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर बात करें इस डिफेक्ट का रीज़न क्या है, सो नंबर 1, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स ड्यूरिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जब आपने उसको स्टोर करके रखा है तब टेम्परेचर कुछ और है, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कुछ और है, तो बीच में टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर में, उसकी वजह से भी ये आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट टोटल सॉलिड। इसका मतलब है कि अगर इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉलिड का कंसंट्रेशन अगर कम हो गया है और वाटर का कंटेंट इसमें ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से भी इसमें आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अगला है इनसफिशिएंट स्टेबलाइजर और पुअर स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का काम ही होता है चीज़ों को प्रॉपर्ली मिक्स करके रखना और स्मूथ बना के रखना, लेकिन अगर किसी वजह से स्टेबलाइजर अगर उसका पूरी मात्रा जो डाली गई है वो कम रह गई है या पुअर है, स्टेबलाइजर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उनकी वजह से भी आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला है इनसफिशिएंट एजिंग ऑफ द मिक्स। एजिंग में हमने देखा था उसको ओवरनाइट के लिए लेफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर्ली सेट हो पाए, लेकिन अगर इनसफिशिएंट एजिंग होती है, उसको सेट होने का टाइम अगर कम मिलेगा तो फिर वहाँ पे आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला है स्लो फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ मैकेनिकल कंडीशंस ऑफ फ्रीजर। अगर फ्रीज़र में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो प्रॉपर फ्रीजिंग नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट आ सकता है, एंड इसके अलावा स्लो हार्डनिंग की वजह से भी ये डिफेक्ट आ सकता है। अब ये तो पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट है क्रम्बली बॉडी, अ ब्रिटल और फ्राइबल स्ट्रक्चर ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का ऐसा स्ट्रक्चर लगता है जो कि बहुत इजीली टूट जाए, टूटा फूटा कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर आता है, उसको क्रम्बली डिफेक्ट बोला जाता है। इसका रीज़न होता है हाई ओवररन, लो स्टेबलाइजर, लो टोटल सॉलिड। इन 3 वजहों से ये क्रम्बली बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। अब अगला है फ्लफी टेक्सचर। फ्लफी टेक्सचर स्पॉन्जी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज्ड बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। अगर एयर का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो गया है आइसक्रीम में तो उसकी वजह से भी ये फ्लफी टेक्सचर आ जाता है। इसके अलावा लो टोटल सॉलिड, अगर टोटल सॉलिड की मात्रा उसमें कम है
तब भी फ्लफी टेक्सचर डिफेक्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा लो स्टेबलाइजर कंटेंट, अगर स्टेबलाइजर का अमाउंट कम है तब भी ये फ्लफी टेक्सचर का डिफेक्ट उसमें कॉज करा देगा। अगला डिफेक्ट है गमी बॉडी। दिस डिफेक्ट इज द अपोजिट ऑफ क्रम्बली। अब ये जो गमी बॉडी है ये क्रम्बली बॉडी का अपोजिट है। क्रम्बली में हमने देखा था कुछ ब्रेकेज जैसे सिम्टम्स होते हैं उस डिफेक्ट के, लेकिन इसमें क्या होता है, इट इम्पार्ट्स अ पेस्टी बॉडी, ये बहुत लिक्विड टाइप की बॉडी को बना देता है। इट इज़ कॉज्ड बाई टू लो ओवररन, बहुत कम अगर ओवररन है, या फिर टू मच स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी गमी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला डिफेक्ट है वीक बॉडी। वीक बॉडी का मतलब है आइसक्रीम लेग्स च्वीनेस। च्वीनेस का मतलब होता है जो आइसक्रीम को आप खाते हैं, चबा के खाते हैं, तो ये उसमें जो च्वीनेस है उसको जो चबाने की उसकी कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है। एंड मेल्ट्स क्विकली इनटू अ वाटरी लिक्विड। जैसे ही आप आइसक्रीम को खाने के लिए चलते हैं, चबाने के लिए चलते हैं, वो एक वाटरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वो खाने लायक नहीं रह सकता। इसी को बोलते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई है। सच आइसक्रीम गिव्स इम्प्रेशन ऑफ लेकिंग रिचनेस। इसमें कुछ ऐसी चीज़ों की कमी हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से इनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? लो टोटल सॉलिड, अगर टोटल सॉलिड का अमाउंट कम है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा हाई ओवररन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगेन इनसफिशिएंट स्टेबलाइज़र, आप देख सकते हैं स्टेबलाइज़र का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर स्टेबलाइज़र की कमी है तो उसकी वजह से कितने सारे डिफेक्ट आ सकते हैं। अगला टाइप का डिफेक्ट है कार्डी मेल्टडाउन। दिस इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय फैट और प्रोटीन डीस्टेबलाइजेशन। अगर जो आइसक्रीम में फैट और प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड नहीं है तो उसकी वजह से कर्ली मेल्टडाउन का डिफेक्ट आता है। इसके रीज़न हो सकते हैं, पहला है हाई एसिडिटी दैट कॉजेज प्रोटीन कोआगुलेशन। अगर एसिडिटी बहुत हाई है उसकी वजह से भी ये कार्डी मेल्टडाउन का डिफेक्ट आ जाता है। इसके अलावा साल्ट बैलेंस की वजह से, अगेन सॉल्ट बैलेंस की वजह से प्रोटीन कोआगुलेशन होता है और इसकी वजह से भी कार्डी मेल्टडाउन डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हाई होमोनाइजिंग प्रेशर, अगर होमोनाइज करने के लिए, उसको होमोजेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर है तब भी ये कार्डी मेल्टडाउन का डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये फैट के कोआगुलेशन में हेल्प करता है जो होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से बहुत से कोर्सेज जैसे कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड टेस्ट सीरीज़ आदि जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस कोर्स में अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली लिंक से जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। Follow ITLS Academy on various social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn. इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड डाउनलोड करिए ऐप ऑफ ITLS Academy on the Google Play Store. So thank you for watching. Like this video, share with your friends and share with the needy persons जिनको भी फ्री स्टडी की ज़रूरत है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। And also subscribe to our YouTube channel.
For any help or any query, you can call us on our helpline number 7080833450. Thank you very much, guys. Thank you very much again.